बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आज एक आपके लिए अनोखी चीज यानी कि प्री बोर्ड मॉडल पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, साहित्यालोचन के लेखक कौन हैं? तो साहित्यालोचन के लेखक आप सभी जानते हैं, बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास हैं। और अपनी खबर के लेखक कौन हैं? अपनी खबर तो ये हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। बड़ी मेहनत के साथ हम बनाते हैं इसको, और अगर आपकी एक कमेंट थोड़ा सा दिक्कत वाली आ जाती है तो मेरा दिल टूट जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा संस्कारवान बनकर आप कमेंट किया कीजिए और डिसलाइक आप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी वीडियो के लिए लाइक डिसलाइक की बात बहुत ही कम करता हूं। लेकिन इसके लिए मैं ज़रूर कहूंगा कि आप लाइक कर देना। लाइक इसलिए कर देना कि बड़ी मेहनत लगी है आपके लिए टाइप करने में। ठीक है, चलिए अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र। बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन स्थल कौन सा है? बाला बोधिनी, तो अब जानते हैं बाला बोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका थी, जो कि स्त्रियों से संबंधित पत्रिका होती थी। तो ये काशी में प्रकाशित होती थी। क्यों? क्योंकि काशी में ही जन्म हुआ था आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आगे देखिए, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र कैसे निबंधकार हैं? तो बच्चों हम आपको बता दें, विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं। ये क्वेश्चन पिछले वर्षों में भी आ चुका है। भारतेंदु युग के लेखक, अंगा प्रश्न, भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद छायावादी के हैं। मैथिली शरण गुप्त आप जानते हैं कहाँ के हैं? मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं। प्रेमचंद शुक्ल युग के हैं। और ये जो राधाचरण गोस्वामी हैं मित्रों, यही भारतेंदु युग के लेखक हैं। आगे देखिएगा, कृष्ण गीतावली के रचयिता। ये 5 प्रश्न पद्य साहित्य से हैं। तो कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? तो वो चाहे कृष्ण गीतावली हो, चाहे गीतावली हो, चाहे दोहावली हो, इन सबके रचनाकार आपके तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसी बाबा। चलिए, बाबा तुलसी ने लिखा। आगे देखिए, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति है तो सौंदर्य एवं प्रेम, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर रस की प्रधानता, या फिर लक्षण ग्रंथों का निर्माण। तो सौंदर्य एवं प्रेम जो है वो छायावादी युग की विशेषता या प्रवृत्ति है। युद्धों का सजीव वर्णन ये आदिकाल की प्रवृत्ति है, और वीर रस की प्रधानता भी आदिकाल की प्रवृत्ति है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण, राइट आंसर आपका हो जाएगा रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति का। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? मित्रों नहीं पर ध्यान देना है आपको बच्चों। द्वापर, द्वापर ही नहीं है, क्योंकि द्वापर तो किसकी है? साकेत, द्वापर ये सब मैथिली शरण गुप्त की हैं, तो द्वापर ही नहीं है। आगे देखिए, बाकी रश्मिरथी, उर्वशी और कुरुक्षेत्र ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सी रचना अज्ञेय जी की नहीं है? अब नहीं है की बात है तो नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। अज्ञेय जी की नहीं है। अरि ओ करुणा प्रभा में, अंधा युग और भग्न दूत, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय जी की हैं। कितनी नावों में कितनी बार, ये अज्ञेय जी की हैं। लेकिन अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती की अंधा युग है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुदामा पांडेय धूमिल जी की नहीं है? संसद से सड़क तक, दशद्वार से सोपान, सुनना मुझे और मोचीराम। तो आप जानते हैं मोचीराम। मोचीराम कविता बहुत ही बढ़िया है, बढ़ी है। मोचीराम में कहते हैं कि मेरे सामने न कोई आदमी छोटा है और न बड़ा है, मेरे सामने हर आदमी 2 जोड़ी जूता है, जो मरम्मत के लिए पड़ा है, जो मरम्मत के लिए। तो मोचीराम कविता है। संसद से सड़क तक में धूमिल कहते हैं, सुदामा पांडे धूमिल जी, कि एक आदमी रोटी खाता है, दूसरा आदमी रोटी बेलता है। एक और आदमी है जो ना रोटी खाता है न बेलता है, वो तीसरा आदमी मैं पूछता हूं कौन है? वो मात्र रोटी से खेलता है, ना वो रोटी खाता है न बेलता है, वो मात्र रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये संसद से सड़क तक है, कल सुनना मुझे। और ये दशरथ द्वार से सोपान तक ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। आप जानते हैं आत्मकथा है, तो यही नहीं है। बाकी राइट आंसर थर्ड होगा। बाकी तीनों रचनाएं पांडे धूमिल जी की हैं। दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना होगा। 5 गुणे 2 अर्थात यहाँ 6 हो गया, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे 10 होना चाहिए था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक।
तो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, उसे उतना ही याद रखती है, वो केवल उतना ही याद रखती है दुनिया जितने से उसका स्वार्थ सधता है। ये स्वार्थ सधता है, बाकी फेंक कर आगे बढ़ जाती है। रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा क्योंकि वो याद रखती। क्यों उसे वो याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है। अब आप इसके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कहता है गद्यांश के लेखक, तो ये अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, ये हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या। बच्चों जल्दी ही हम आपके लिए कॉपी कैसे लिखें, अच्छे अंक कैसे पाएं, कॉपी लिखने का तरीका क्या है, वो मैं जल्द ही लेकर एक वीडियो आऊंगा, उसके लिए आप वेट कीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी भुलक्कड़ है। यह दुनिया मात्र उतना याद रखती है जितने से उसका काम चलता है और जितने से उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। बाकी चीजों को छोड़कर दुनिया आगे निकल जाती है, उनको अनदेखा कर देती है। शायद अशोक के साथ यही हुआ, क्योंकि अशोक से दुनिया का कोई स्वार्थ नहीं सध सका, इसलिए अशोक को पीछे छोड़ गई, उसे भूल गई। फिर आगे देखिए, ये हो गया दुनिया कितना याद रखती है, तो दुनिया जितने से उसका स्वार्थ सधता है, दुनिया उतना याद रखती। बच्चों आप गद्यांश से ही प्रश्न का उत्तर खोजने की चेष्टा कीजिएगा, अवश्य मिल जाएगा। दुनिया ने अशोक को क्यों भुला दिया? क्योंकि अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा है। आगे देखिए, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक है, अगला देखिए, एक गद्यांश का करना होता है, आप किसी का कर दीजिएगा। नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो ये देखिए, उपरोक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो आप लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी कहते हैं कि नवीन शब्दों का प्रयोग, नवीन मुहावरों का प्रयोग और नवीन रीतियों का प्रयोग करने से भाषा में व्यावहारिकता आती है, और जब भाषा में व्यावहारिकता आती है तभी भाषा में आधुनिकता आती है। ठीक है, आगे देखिए, किसके गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता? मात्र देखिए, दूसरे शब्दों में मत, किसके गढ़ने मात्र से, तो आप देखिए गढ़ने मात्र से ही नए शब्द, नवीन युगीन विचारधाराओं से नए शब्द गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, बल्कि आगे उतना जितना पूछ रहा उतना कीजिए। किन चीज़ों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है? नए पारिभाषिक शब्दों, नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना। भाषा में आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है? तो भाषा में आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है आपको मैं बता चुका, यही ऊपर वाला उत्तर नीचे वाले खो जाएगा। अब देखिए आगे, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, और यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो। देखिए पढ़ाया गया है और आप मेहनत से पढ़ लीजिए, क्योंकि जीवन का स्वर्णिम काल होता है विद्यार्थी जीवन। अगर इस स्वर्णिम काल में हम भटक गए तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ हो सकता है। इसलिए अभी उठाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, फटाफट नोट्स ले लीजिए और फटाफट आप अपना काम पूरा कर लीजिए। देखिए ये पद्यांश है, ये पद्यांश कहाँ से लिया गया है? तो पद्यांश का शीर्षक है, क्या शीर्षक है? पवन दूतिका, और कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो रेखांकित अंश कहाँ से? सूखी जाती है। अब राधा पवन से कहती हैं कि अगर कोई मलिन लतिका, मुरझाई हुई लतिका सूखती हुई अगर धरती पर पड़ी हो तो उसको शाम के पाँवों के निकट लेकर के गिरा देना हे पवन, और इस प्रकार से तुम प्रकट कर देना कि मैं भी प्रीति से वंचित होकर के मैं भी इसी तरह मलिन हो रही हूँ, मुरझा रही हूँ, मैं भी इसी लतिका की तरह सूखती जा रही हूँ। ठीक है, तो आगे देखिएगा, प्रश्न कहता है पीले पत्ते के माध्यम से राधा कृष्ण को क्या बताना चाहती हैं? तो पीले पत्ते के माध्यम से राधा कृष्ण को बताना चाहती हैं कि जैसे ये पत्ता, नवीन नवल तरु का पत्ता पीला हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से मैं भी प्रोषिता सी
आपके आपके वियोग के दुख में पीली हो रही हूं। ठीक है, ये राधा जी को बताना चाह रही हैं श्री कृष्ण को। आगे देखिए, पद्यांश में आए अलंकार का नाम बताइए। तो उपमा अलंकार आया है, प्रोसिता सा, ठीक है, नवीन पत्ते से उपमा है। ठीक है, किसी सूखी लता के संदर्भ में राधिका जी पवन से क्या कह रही हैं? तो वही है व्याख्या जो हमने अभी बताई। सूखी लता के संबंध में पवन से राधिका कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई सूखी लता पड़ी हो और आप उसको ले जा करके श्री श्याम के चरणों में गिरा देना और इस प्रकार तुम उसको प्रकट कर देना कि ठीक इसी प्रकार राधिका भी पीली हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यहां पे अंडरलाइन करना भूल गए हैं तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाँ जनकर भी, और नीचे 4 लाइनें अंडरलाइन हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो यह सच है तो लौट चलो तुम घर को। अब ये कहां से लिया गया है ये जानते हैं आप, कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। और कैकेयी के अनुताप के लेखक कौन है आप जानते हैं, आपके अपने मैथिली शरण गुप्त जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कोई भी कर लीजिए, मैं पूरा का पूरा आपको बताए दे रहा हूं, कोई भी रेखांकित अंश हो आप उत्तर दे दीजिएगा। कैकेयी कहती है राम से कि हे भैया, अगर ये बातें सब सच हैं तो आप घर को लौट चलो। इतनी बात जैसे कैकेयी ने कही तो इस कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर के अचानक सब चौंक पड़े और अचानक रानी की ओर निहारने लगे, देखने लगे। तो उस समय रानी ऐसी लग रही थी जैसे वैधव्य तुषारावृता, तुषारावृता यथा विधुलेखा। जैसे वैधव्य माने विधवावस्था में, वैधव्य में माने विधवावस्था में, विधवा की स्थिति में ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे तुषारावृता, यानी तुषार से, पाले से ढकी हुई, कोहरे से युक्त कोई विधुलेखा माने चंद्र किरण हो। ठीक है, बर्फ से ढकी हुई, जैसे कोई बर्फ से युक्त, जैसे कोई चंद्रमा की किरण हो, उस प्रकार लग रही थी। तो बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगों वाली गंगा की भांति बैठी थी। जो असंख्य तरंगों वाली कभी हुआ करती थी वो सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। अब वो गोमुखी गंगा की तरह, जो सिंहनी कभी असंख्य तरंगों वाली गंगा की भांति हुआ करती थी रानी कैकेयी, वो आज गोमुखी गंगा की भांति शांत बैठी है। और वो कहती कि हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, मैंने पैदा करके भी भरत को नहीं समझ पाई, ना जान पाई। सब सुन लें, सब ये बात मेरी सुन लें और स्वयं अभी आपने भी यही माना है। अगर ये सब सच है तो घर को लौट चलो भैया, मैं आपकी माता अपराधिनी हूं। अब देखिए, सभा में सभी क्या सुनकर चौंक पड़े? तो कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर चौंक पड़े। विधवा के रूप में उस समय कैकेयी कैसी प्रतीत हो रही थी? जैसे तुषारावृता, जैसे बर्फ से ढकी हुई कोई चंद्र किरण हो, ऐसी प्रतीत हो रही थी। तुषारावृता माने बर्फ से ढकी हुई और विधुलेखा माने चंद्र किरण। इन दो शब्दों के अर्थ हैं। अब आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देना है। देखो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, जो साहित्यिक परिचय आपको देना होता है, आपको ये मत समझिए वो जीवन परिचय होता है। जीवन परिचय से साहित्यिक परिचय थोड़ा सा भिन्न होता है, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों में। तो जो साहित्यिक परिचय होता है, इसमें हम लेखक के द्वारा हिंदी साहित्य में जो योगदान होता है कि उसने कितने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है, कौन से ग्रंथों का निर्माण किया है, किस पर आलोचना लिखी है, कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हैं और जीवन भर में अपने हिंदी के लिए उसने क्या किया है, इन सब बातों पर प्रकाश साहित्यिक परिचय होता है। आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। तो ये सब आपका जो 80 शब्दों में देना है वो साहित्यिक परिचय ही देना। तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में सब कुछ पड़ा हुआ है, वहां से ले लीजिए, देख लीजिए। तो ऐसे ही करके आपका, थोड़ा सा जुकाम हो गया उसके लिए सॉरी। और ये देखिए, ऐसे ही करके आपका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपका एक कवि का भी दोनों होगा। तो सारे कवियों के भी जीवन परिचय मैंने दिए, कुछ तो ट्रिक के साथ दिए और कुछ ही लिख करके दिए। फिर एक कहानी आएगी आपकी 5 अंक की, पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश लिखना होगा। एक का लिखना, देखो अथवा लगा है ना, तो या तो पंचलाइट का लिखिए या तो बहादुर का लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो जो आपको जो आता होगा आप वो लिख देना। मैं बेहतर तरीके से आपको कैसे कॉपी में लिखेंगे वो जरूर बताऊंगा मैं एक वीडियो में। बड़ी मेहनत के साथ बनाना पड़े फिर भी बनाऊंगा मैं, ठीक है। हालांकि उसमें कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा, मैं कॉपी लिखूंगा जैसा हो सकेगा मैं आपके लिए वो बिल्कुल तैयार करूंगा, क्योंकि आप मेरे दिशा निर्देशन में काम करेंगे। इसलिए मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि आपको हर समस्या से हम बचाएं और हर समस्या का समाधान दें। देखिए आलोक वृत्त खंड काव्य, देखिए मैं जिस जिले में हूँ वहाँ पर आलोक वृत्त चल रहा है, इसलिए मैंने जो मॉडल पेपर तैयार किया तो वो लगभग मैंने वही दिया। तो आप देख लीजिए आपके जिले में जो चलता हो तो वहाँ पे एक चरित्र चित्रण आता है और सर का एक सारांश आता है। तो किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है, चाहे आप चरित्र चित्रण दे दीजिएगा चाहे सारांश। तो ऐसे ही प्रश्न हमेशा बनते हैं, आप देख लीजिएगा, पुराने पेपर उठा के मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए संस्कृत का खंड आ जाएगा। तो खंड खा में आपको संस्कृत साहित्य, संस्कृत का गद्यांश आएगा और गद्यांश का आपको हिंदी अनुवाद करना होगा संदर्भ के साथ। तो संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम, थोड़ा सा टंकर त्रुटियां हुई हैं कहीं कहीं। तो संस्कृत का साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य भाव बोध सामर्थ्य और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। किम बहुना, बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण में के लिए यादृशी सत्प्रेरणा, जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, तादृशी किंचित अन्यत, वैसी कहीं अन्य नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में होती है, ना अन्यत्र तादृशी वैसी नहीं होती है। दया दान शौचम अनुसूया क्षमा न अन्ये च अनेके गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलनेन संजायन्ते। दया दान शौचम माने पवित्रता, अनुसूया माने निंदा न करना, जलन न करना, क्षमा माने सामर्थ्य और अनेक अन्य गुण इसके साहित्य के अनुशीलन यानी अध्ययन से उत्पन्न हो जाते हैं। अथवा आप दूसरे गद्यांश का अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य, जातक कथा से लिया गया और संस्कृत भाषा में महत्तम से लिया गया। तो अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम माने एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्त सर्व आकार परिपूर्ण माने संपूर्ण आकार से परिपूर्ण सुंदर पुरुष को राजा अकुर्मन राजा बनाया। चतुष्पदा आप चौपायों ने भी सन्निपत्ति इकट्ठा होकर एकम सिंहम राजानम अकुर्मन, एक सिंह को राजा बनाया। तथा इसके पश्चात शकुनी गणा मतलब पक्षी गणों ने हिमोत प्रदेश हिमालय प्रदेश में एकस्मिन पाषाणे एक पत्थर पर सन्निपत्ति इकट्ठा होकर के क्या बोले मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा जाना जाता है। और तथा चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। और अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्ता, एक को राजा के पद पे स्थापित करना चाहिए ऐसा कहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया जातक कथा का गद्यांश। अब दिए गए इस एक पद्यांश में आएगा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, देखो टंकड़ त्रुटि यहाँ पे है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बुद्धिमानों का समय जाता है। व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और मूर्खों का समय व्यसन में, बुरी आदतों में, सोने में और झगड़ा करने में मिट जाता है, चला जाता है समय। तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया है, आप सभी जानते हैं, सुभाषित रत्नानि से लिया गया है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्राणाम चेतांस कोनो विज्ञातुम अर्हति, मतलब पत्थर से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल लोकोत्तर अलौकिक पुरुषों के हृदय को कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। आगे देखिए, आंख दिखाना, क्रोध दिखाना, गुस्सा होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना, बाल न बांका होना, ठीक है, बाल न बांका होना, कुछ भी बिगाड़ न पाना, ठीक है, कुछ भी ना कर पाना, गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गायकः का सही अपसंधि विच्छेद आ जाएगा आपका। तो देखिए गायकः का तो गए अकह हो जाएगा, गए अकह, गायका का गए अकह हो जाएगा, सा वाला सही। देखो अंक लिख गया, यहाँ टंकड़ त्रुटि है तो इसका हम बता देते हैं, गए धन अकह, ये सही होता है गायका का। उपर्युक्त का संधि विच्छेद होगा, ऊपरी धन उक्त, तो उपर्युक्त हो जाएगा यड़ संधि से, तो उपर्युक्त, ठीक है, उपर्युक्त पहला ही सही हो जाएगा। रविंद्र का रविधन इंद्र हो जाएगा, रविधन इंद्र, ठीक है, दा वाला सही हो जाएगा।
और फिर है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार लगाना है। आत्मसु सप्तमी द्विवचन, सॉरी सप्तमी सप्तमी बहुवचन होगा, सप्तमी बहुवचन बा वाला है ना, सप्तमी बहुवचन हो जाएगा आत्मसु। नाम नाम षष्ठी का बहुवचन हो जाएगा षष्ठी बहुवचन। ठीक है, आगे देखिए आरत और आराति का अर्थ। आरत माने होता है दुखी, आराति माने शत्रु, तो आ वाला सही हो जाता है। उद्यत है ये, अद्यत नहीं, उद्यत है, छोटा ऊ है, तो उद्यत और उद्धत, तो उद्यत माने तैयार, उद्धत माने उद्दंड, तो ये बा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपको दो के अर्थ लिखने होंगे। सुरभि माने सुगंध होता है और सुरभि माने गाय होता है, इसके दो अर्थ लिख दीजिएगा। सूर के दो अर्थ लिखिएगा। सूर मतलब सूरदास, सूरदास, और सूर मतलब सूर्य, और सूर्य का मतलब होता है अंधा भी। ठीक है, सूर माने अंधा भी होता है। कर के दो अर्थ होते हैं। कर माने हाथी की सूंड होती है, हाथी की सूंड होती है, कर माने हाथ होता है, और कर माने टैक्स भी होता है। ठीक है, क्या होता है, टैक्स भी होता है। अब देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना होगा, तो समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाती है, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। दो वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मैं खाना खा लिया हूँ, मैंने खाना खा लिया है, इसका बनेगा। कृष्ण का प्राण चला गया, नहीं, कृष्ण के प्राण चले गए। ठीक है, कृष्ण के प्राण चले गए लिखेंगे। आगे देखिए वर्मा जी एक कवि जी हैं, नहीं, वर्मा जी एक कवि हैं, और वहाँ अनेकों तीर्थ हैं, वहाँ अनेकों का नहीं अनेक हो जाएगा, अनेक। फिर आपका रस छंद अलंकार से रिलेटेड आ जाएंगे यमक और श्लेष। यमक जानते हो, जहाँ एक शब्द की दो बार आवृत्ति हो और परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों, यमक होता कनक कनक ते सौगुनी वाला, सभी जानते, मशहूर उदाहरण है। फिर श्लेष, जहाँ पर एक शब्द की एक ही बार आवृत्ति हो परंतु उसके कई अर्थ, एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष के सभी जानते, रहीमन पानी राखिए। करुण और वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, ये भी हमने पढ़ा दिया है और सब जानते भी हैं, बहुत पढ़ चुके हैं आप सभी लोग हर पेपर में। सोरठा और कुंडलिया छंद का भी लक्षण उदाहरण सहित लिखिएगा, तो ये सब पढ़ा चुके हैं, रस छंद अलंकार सब पढ़ा चुके हैं। ऋण प्राप्ति हेतु बैंक शाखा के प्रबंधक के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखना है, और तीनों पत्र हम करवा चुके, या फिर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, ये सब करवा चुके हैं। और फिर आपका आ गया निबंध, कोरोना एक वैश्विक चुनौती, ये भी निबंध, पर्यावरण प्रदूषण, साहित्य समाज का दर्पण, ये सारे के सारे निबंध हम करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आल निबंध की, आल ऐसे की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर के आप अपने ऐसे पूरे कर सकते हैं। तमाम ऐसे तमाम निबंध हम करवा चुके हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, फिजूल के नहीं दिए गए हैं, आपको जरूर उनको देखना चाहिए। चलिए, आज सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार शेयर कर दीजिएगा तो हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा।